उसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप समझ नहीं पाइएगा क्या बात है, आपको मैसेज ही समझ नहीं आएगा, संदेश क्या है, इस गद्यांश में है क्या, क्या बातें हैं, आपको इंपॉर्टेंट आइडिया। तो पूरे क्या होता है ना कि किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में हमें ये देखना है कि भाई इस पूरे गद्यांश का आइडिया क्या है, क्या विचार है, ये किस पे आधारित है। अगर वो समझ जाइएगा तो क्वेश्चन का आंसर घुमा फिरा के कर ही लीजिएगा। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है गाइस कि इस पूरे गद्यांश का महत्वपूर्ण मतलब इसका जान कहाँ पे है, इसका प्राण कहाँ पे है, या मतलब ये किसके बारे में है, ये समझना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ मंत्र हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे हर दिन रीडिंग, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कभी मैगजीन पढ़ लिया, कुछ भी जो भी आपको अवेलेबल है, न्यूज़पेपर अवेलेबल है, शॉर्ट स्टोरी है, या मान लीजिए अखबार में जो आपका एडिटोरियल आता है, आर्टिकल आता है, या मान लीजिए और कुछ नहीं मिलता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही बना लीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें भी गद्यांश है, वो वही सॉल्व कर लो अल्टीमेटली। तो ये आपको क्या है ना, धीरे धीरे आपकी परिपक्वता बढ़ेगी, आपका रीडिंग जो स्पीड है, आपका जो पढ़ने का जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा, और साथ के साथ आंसर गिविंग कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि आज आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे, दिक्कत आए, लेकिन जैसे ही आप वही चीज को 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन लगातार कर रहे हो ना, तो आपको खेल लगने लग जाएगा, आपके लिए लगेगा ठीक है भाई ये तो करते ही है डेली। इससे आपका वोकेबलरी, क्योंकि वही बात है गाइस, मान लीजिए कि आप इंग्लिश के हैं या हिंदी, जिसमें भी आप पेपर करते हो, कुछ लोग इंग्लिश में करेंगे, कुछ हिंदी में करेंगे, लेकिन गाइस हिंदी में भी मान लीजिए पैसेज करिएगा तो कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता, तो दिक्कत आती है। इंग्लिश में तो होता ही है, तो वोकेबलरी भी आपको सीखते रहना है। गद्यांश पे पकड़ तभी बनेगा जब आपके पास वर्ड का स्टॉक होगा, तभी ना समझिएगा कि क्या वो बोल रहा है, तभी तो आप वाक्य को समझ पाइएगा और आगे फिर जो है उसको फिर आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। तो अच्छी वोकेबलरी, अच्छा शब्दकोश आपके पास हो, तो अच्छा शब्दकोश कैसे होगा, ऐसे ही होगा डेली पढ़ने से। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली आप गद्यांश करेंगे, जो वर्ड आपको नहीं आएगा उसका अर्थ आप मोबाइल फोन पे या डिक्शनरी में ढूंढेंगे, फिर उसके मीनिंग को दिमाग में लर्न कर लीजिएगा। तो ऐसे करते करते डेली बेस पे आपका वोकेबलरी जो है, आपका जो शब्द भंडार है वो बढ़ जाएगा बहुत, तो मदद होगी। इसके साथ ही गाइस पैसेज का जो ढांचा है, पैसेज क्या है, किस बारे में है, पैसेज में किस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, पैसेज या जो गद्यांश है उसका क्या निष्कर्ष निकला, कोई भी गद्यांश है उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन होता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि भाई पैसेज किस बारे में था और इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या आया, तो उस पर ध्यान देना है। मेन आइडिया ये बहुत महत्वपूर्ण है गाइस कि किसी भी गद्यांश में मेन आइडिया पकड़िए आप, क्योंकि क्या है कि जब भी आपको गद्यांश आएगा ना, कभी उसमें टाइटल नहीं लिखा होता, शीर्षक नहीं होता। जब आप कहानी पढ़ते हो तो कहानी में उसका शीर्षक होता है, तो शीर्षक से किसी भी कहानी में जब आप शीर्षक पढ़ते हो, जो टाइटल होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि अंदर क्या होगा। लेकिन जब आपको एग्जाम में पैसेज आएगा ना, तो कोई शीर्षक नहीं होगा, तो शीर्षक नहीं होगा तो क्या होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि ये भैया ये है किस बारे में, क्या बात कर रहा है ये। तो ऐसे में गाइस आपका आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए मेन आइडिया के ऊपर, कि भाई इस पैसेज का मेन आइडिया कहाँ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, डू नॉट रीड वर्ड बाय वर्ड। कई बार हम लोग बिल्कुल एक एक करके पढ़ते हैं, तो उससे हमारा कई बार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी भी गद्यांश को जब भी पढ़ते हैं तो गद्यांश को पढ़ के उसका जो मेन आइडिया है उस पर फोकस करिए कि भाई ये है किस बारे में। अगर आपको वो पता लग गया कि ये पैसेज किस बारे में है और ये क्या बात कर रहा है, तो आपका समय भी बचेगा और साथ के साथ क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट आप देना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। स्कीमिंग और स्कैनिंग, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है गाइस, स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना, मान लीजिए कि आपको मैंने एक पैसेज दिया, आपने एक नजर दौड़ा लिया कि अच्छा, कई बार होता है ना जब आप मान लीजिए कि आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आपका हैबिट इतना बन जाएगा कि आप देख के मतलब एक बार लाइन देखोगे और आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये बातें हैं, फिर आप क्या करोगे, आंसर। तो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग का मतलब क्या होता है गाइज, कि आप जल्दी जल्दी बहुत सारे वाक्यों को मतलब पूरा एक गद्यांश को देखिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको उसको दिमाग में रख लीजिए कि अच्छा इस पैसेज में ये बातें की गई है, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे। तो कुछ चीजें दिमाग में आ जाने से क्या है गाइज कि हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना आसान हो जाता है, क्योंकि इतने मैच्योर तो हम सब लोग हैं, इतनी परिपक्वता तो हम सब में है कि भाई अगर हमें किसी भी गद्यांश का इंपॉर्टेंट टर्म पता लग जाए तो हम क्वेश्चन का आंसर, देखो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो इतना तो आप कर ही लोगे भाई 4 में से कौन सा होना चाहिए, इतना अगर आप तेजी में पढ़ लो और दिमाग में बिठा लो कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ड यूज हुए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स,
तो ये भी एक अच्छा तरीका है, बट ये कब होगा जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, तब जाके आप ये कर पाइएगा, स्कीमिंग और स्कैनिंग। इसका मतलब कि जो पैसेज में हर चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो उसमें सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप अंडरलाइन कर लो कि अच्छा ये बात इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लो, और उसी जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा उसी पे ना क्वेश्चन होगा। मान लीजिए कि किसी कहानी में जो इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, उसी पे क्वेश्चन होगा, तो इजीली कर पाएंगे आप। ठीक है, इसके अलावा अपने आप से जब आप पैसेज पढ़िएगा तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि भाई ये पैसेज किस बारे में है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना मेटा कम्युनिकेशन, मतलब कि आपने कुछ पढ़ा और पढ़ करके साथ के साथ दिमाग में ये भी सोच रहे हो कि यार ये है किस बारे में, ये क्या बात कर रहा है, ये इस पैसेज में क्या महत्वपूर्ण बातें, तो अपने आप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड आपको आंसर करेगा कि अरे ये पैसेज तो गरीबी के ऊपर है, ये पैसेज तो बेरोजगारी के ऊपर है, ये पैसेज तो अर्थव्यवस्था के ऊपर है। तो ऐसी चीजें आपके माइंड में साइमल्टेनियसली आने लग जाएंगी, तो आपको मदद मिलता है फिर। ठीक है, समरी बना सकते हो आप, पैसेज पढ़ लिए, पैसेज पढ़ने के पश्चात आप समरी, जैसे कहानी मान लो कि 50 पेज का कहानी नहीं, समरी तो पढ़ सकते हो ना, तो पूरे पैसेज का एक छोटा सा सारांश तो दिमाग में रख सकते हो, भाई इस पूरे पैसेज का सारांश क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ये कर सकते हो, आपकी समरी बना लो, एक पैसेज पढ़ लो, पैसेज पढ़ के जो समरी है वो लिख लो, कुछ वर्ड्स लिख लो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई ये पैसेज किस बारे में है। क्योंकि उस पैसेज में ऐसा नहीं है गाइस कि उस पैसेज में आपको पीएचडी करनी है, आपको बस क्या करना है कि उस गद्यांश को पढ़ करके 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, बस इतना ध्यान रखिए कि हमको पैसेज पढ़ना है और पैसेज हमको इतना समझ में आ जाए कि भैया मेरा 5 क्वेश्चन का आंसर हो जाए, उससे ज्यादा आपको उससे सरोकार नहीं है। तो इतना आपको बस, इसके लिए क्या है कि थोड़ा समराइज कि भाई क्या पैसेज की समरी क्या है ना। इसके अलावा गाइस मान लीजिए कि प्रैक्टिस विद क्वेश्चंस, प्रश्न हम लोग, वही है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो देखो इसमें जरूरी है, क्योंकि ये डेली बेस पे आप करिएगा तो आपका क्या है ना, एक हैबिट बन जाएगा, एक आदत हो जाएगी। तो आदत हो जाने के बाद क्या है ना, जिस चीज की आदत हमें हो जाती है फिर वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, फिर उसमें हमें बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं गाइस जो कि आपको मदद करेगी। टाइम मैनेजमेंट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और ऐसा अमूमन जनरली ऐसा होता है कि पैसेज कई बार क्या होता है ना, थोड़ा टफ आ जाता है, ऐसा पैसेज आ गया थोड़ा टफ है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि यार ये तो 5 दूनी 10 नंबर लाना आसान है, तो हम क्या करते हैं पैसेज में कुछ ज्यादा ही टाइम दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैसेज में आपका 10 मिनट 15 मिनट 20-20 मिनट चला जाता है, 1 घंटा है, पूरे पेपर वन को करने के लिए कितना टाइम है, 1 घंटा ऑलमोस्ट। अब उस 1 घंटे में कई बार 15 मिनट तो पैसेज ही खा गया, बचा टाइम डीआई खा गया, तो फिर और कब करोगे। तो ये भी है गाइस कि टाइम मैनेजमेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 5 से 7-8 मिनट में आपको कॉम्प्रिहेंशन कर लेना है, 10 मिनट से ज्यादा तो देना ही नहीं है, 10 मिनट में आपको कॉम्प्रिहेंशन माने करना है। तो 10 मिनट में मान लो 5 से 6 मिनट पढ़ लो, एक बार समझ में आ गया तो आंसर करना तो 2 मिनट की बात है। तो 5 से 6 मिनट पैसेज पढ़ने में लगाइए, पैसेज पढ़ लीजिए 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट समझ लीजिए, और रिमेनिंग 3-4 मिनट में सफाया कर दीजिए क्वेश्चन का आंसर। और टाइम मैनेजमेंट, ऐसा ना हो कि पैसेज में ही आधा घंटा, आप जो बहुत स्लो रीडर है, जो ऐसे रीडर है जो जिनको बिल्कुल हैबिट नहीं है, जिसको स्क्रीन पे आदत नहीं देखने की, तो वो तो हो सकता है आधा घंटा भी लगा दें पैसेज पढ़ने में ही, आधा घंटा, क्योंकि कई बार आप पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा, फिर उसको दोबारा पढ़ोगे, फिर तिबारा, फिर चौथी बार कि समझ में आ जाए समझ में आ जाए, तो वो तो आपको टाइम तो वहाँ लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं होगा, आपको 1 से 2 बार ही पढ़ पाओगे, उससे ज्यादा पढ़िएगा तो टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कुछ मॉक टेस्ट बना लें, एग्जाम में जाने से पहले आप कुछ कॉम्प्रिहेंशन पहले ही बना लो टाइमर रख करके, ताकि आपको ये माइंड सेट हो जाए भैया कितना टाइम लगता है। पहला पैसेज बनाइएगा तो हो सकता है 25 मिनट लगे, दूसरा बनाइएगा तो 25, ऐसे 15-20 बनाइएगा तो खुद ब खुद आपका 25 मिनट जो है 15 मिनट 10 मिनट 12 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बार कोई काम करते हैं तो समय लगता है, दूसरी बार में भी समय लगेगा, 5वीं, लेकिन जैसे वो काम आप 10 बार 12 बार 15 बार करोगे तो 25 मिनट जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि होता है। तो प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट बनाना है, अपने आप को बहुत शांत भी रखना होता है, क्योंकि देखो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम अगर दिमाग में 3-4 चीजें चलेंगी ना तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाइएगा, ऐसा होता है। अब मान लो कि कुछ दिमाग में चल रहा है, अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो साथ साथ वो भी, तो एक साथ क्या है 2-3 स्टोरी चल रही है दिमाग में,
तो ऊपर का लाइन पढ़िएगा, नीचे भूल जाइएगा, नीचे पढ़िएगा, ऊपर का भूल जाइएगा, ये होगा, क्योंकि दिमाग में एक साथ 3 चीज चल रहा है। तो क्या है कि पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, कंफ्यूज कि भाई हो क्या रहा है। तो इसलिए थोड़ा काम भी होना पड़ेगा आपको, शांत दिमाग को थोड़ा शांत करना होगा, बहुत पैनिक ना हो। तो ये सलाह आपको दी जाती है, ठीक है। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है गाइज, ये तो मतलब कि रिलैक्स होना तो बहुत जरूरी है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो जो 3 घंटा है ना, अगर आप फोकस कर पाए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आप फोकस नहीं कर पाए तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर केस में हम लोग घबरा जाते हैं, और कई बार हमारे लाइफ की अपनी भी प्रॉब्लम है। अब सेंटर पे पहुंचे, दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रहा है, तो क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर और हमारे दिमाग की स्टोरी में एक लड़ाई चलती रहती है 3 घंटे तक, और उस कारण हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योग वगैरह, थोड़ा प्राणायाम, ये सब भी हम कर सकते हैं, अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है इससे भी, थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है। प्राणायाम तो बहुत काम आता है, जैसे आपकी सांस बिल्कुल तेज हो रही है, दिमाग बिल्कुल एक जगह नहीं, तो थोड़ा ये कर सकते हो। ये करने से अगर आप 2-3 बार 4 बार कर लीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपका फोकस कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगा, आपका जो ध्यान है वो पहले की तुलना में बेटर हो जाएगा। तो ऐसा अपने अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा योग वगैरह कर सकते हो आप, एग्जाम के दिन या उसके 2-3 दिन पहले से थोड़ा अपने आप को, है ना, साइलेंट करने के लिए रिलैक्स कर सकते हो, इसकी सलाह दी जाती है। तो ये सारे गाइस कुछ टिप्स हैं, ये ऐसे टिप्स हैं जो हम सभी को पता है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए मैंने फिर से आपको बता दिए। ये जनरल टिप्स हैं, सामान्य बातें हैं, हम सभी को पता है, बट क्योंकि पता तो है, लेकिन कुछ चीजें पता होती है बट फिर भी हम जान के अनजान बनते हैं या दिमाग से निकल जाता है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपको ये चीजें दिमाग में रहे, आपको जो है ये चीजें क्या हो, दिमाग में रहे, आप इसको भूले ना, इसलिए मैंने आपको ये चीजें मान लीजिए कि बता दी, ठीक है। अब गाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ साथ के साथ, हिंदी वाला भी मैं भेज दूंगा, इंग्लिश में है, हिंदी में ही बता रहा हूँ। तो जो मेरे हिंदी वाले साथी है वो हिंदी में समझिए, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में देख ही रहे हैं। तो ये पैसेज है गाइस, 2-3 पैराग्राफ है, आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन कैसा है उसकी परीक्षा है ये 2-3 पैराग्राफ के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब मिल करके। आपको जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा भी ये पैसेज और आपको समझाऊंगा भी। आपको क्या करना है, एक अपना अपने स्टडी टेबल जहां आप पढ़ रहे हैं वहां एक पेपर रखिए या एक कॉपी रख लीजिए, और जब मैं पढ़ रहा हूँ आपको आपको ऐसा लगे कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहले लाइन में लो कॉस्ट, पहला जो लाइन है देखिए इसमें लो कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे नजर आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो लो कॉस्ट। फिर ऐसे ही मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको लगेगा कि दूसरे लाइन में भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आगे क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप क्या करिए वो लिख लीजिए। जैसे दूसरे लाइन में जापानीज वर्कर्स हैं, जापानी कर्मचारी, तो वो आप लिख सकते हो जापानीज वर्कर। अगर लग रहा है कि इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत लिखो। ऐसे करके गाइस क्या है ना कि अगर आप ऐसे 10-15 कीवर्ड लिख लोगे ना, अगर मान लीजिए कि पूरे पैसेज पढ़ते वक्त आपने अगर 10-12-15 ऐसे वर्ड लिख लिए ना जो इसमें यूज हुए हैं, तो जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तुरंत दिमाग आपका कॉल करेगा कि अरे वहां चलो, उस पैराग्राफ में उस सेंटेंस में ये बात है, तो तुरंत आइएगा, आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको पूरा पैसेज खगालना पड़ेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आइएगा, फिर ऊपर से नीचे पढ़ना पड़ेगा, फिर 3 आइएगा, फिर ऊपर से नीचे पढ़, तो टाइम बहुत चला जाता है। इसलिए अगर आप कीवर्ड लिख लोगे तो क्या है कि तुरंत आप बता दोगे भैया ये तो इस पैराग्राफ में है, चलो इसमें, तुरंत गए पढ़े टिक कर दिए, तो समय बहुत बचेगा आपका। इसलिए कीवर्ड लिख सकते हो आप, लिखना चाहिए आपको, इससे आपके क्वेश्चन के आंसर मतलब उत्तर सही होने की जो संभावना है वो गुना 10 हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सटीक पहुंच जाते हो ना। यहाँ पे ये बातें हैं, उसको 2 बार पढ़िएगा तुरंत आंसर कर दीजिएगा। तो कीवर्ड जरूर नोट करिए, ये आपको मदद करेगा। और कॉम्प्रिहेंशन अगर टफ भी होगा ना, जटिल भी होगा ना, तो भी आप कर लोगे, क्योंकि वो पता लगने लग जाता है कहाँ पे क्या बातें हैं, ठीक है। तो गाइस सब लोग क्लास में रहिए, आपके पेशेंस की भी परीक्षा है। अब कई लोग हैं देखते के साथ भाग जाइएगा कि अरे, तो कैसे एग्जाम में करोगे आप? अभी से अगर आप अपना फोकस नहीं बनाओगे, अभी से अगर अपना केंद्र नहीं बनाइएगा, ध्यान केंद्रित, तो फिर कैसे कर पाइए, नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ तो चलो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, वहां तो कोई मदद करने वाला नहीं होगा, समय भी कम होगा। इसलिए सीखिए कैसे करना है, पेपर निकालो ताकि लिख पाओ कीवर्ड वगैरह। तो देखो गाइस मैं पढ़ के अब समझाता हूँ, आप लोग कीवर्ड लिखते रहना, मैं बाद में पूछूंगा आपसे।
कह रहा है गाइस कि इन टर्म ऑफ लेबर फॉर डिकेड्स द रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी ऑफ जापानीज वर्कर conferred considerable competitive advantage across numerous durable goods and consumer electronic industries. यानी गाइस अगर हम लेबर मतलब क्या होता है, मजदूर, अगर हम मजदूर के संदर्भ में बात करें तो डिकेड माने दशकों से, अगर हम मजदूर जैसे भारत में मजदूर होते हैं जो मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो अगर हम मजदूरी की दृष्टि से बात करें तो दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो जापानीज वर्कर हैं, यानी जापान के जो कर्मचारी, यानी जापान के जो मजदूर हैं, वो पैसा भी कम लेते हैं, लो कॉस्ट पे काम करते हैं और हाई क्वालिटी देते हैं। यानी पैसा भी कम दो और क्वालिटी भी ऐसा देते हैं कि भाई पूछने का नहीं। तो जापानीज जो वर्कर्स हैं वो तुलनात्मक बेहतर हैं, क्योंकि जहां 50 रुपए हम किसी अमेरिका के मजदूर को देंगे, वहीं पे 20 रुपए में जापानीज वर्कर उसी काम को उससे बेहतर तरीके से कर देगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जापान के जो वर्कर्स हैं भैया, वो पैसा भी कम लेते हैं, लो कॉस्ट, और क्वालिटी कैसे देते हैं, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत अच्छा काम करके देते हैं। जिस वजह से क्या है गाइस कि उनको एक एडवांटेज मिल रहा है मार्केट में। आज देखिए जापान के जो मजदूर हैं उसकी कितनी डिमांड बढ़ रही है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। जो इलेक्ट्रॉनिक, जो मान लीजिए कि उपकरण है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, बिजली से संबंधित, जैसे टेलीविजन हो गया या कुछ मशीन हो गया, रेडियो हो गया, या गाड़ी भी, इवन जापान में जो कार वगैरह, बाइक, ऑटोमोबाइल माने गाड़ी संबंधित, तो इन सभी चीजों में जापान ने मतलब गजब कर रखा है, मतलब टॉप पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मजदूर भी सस्ता है, मजदूर भी सस्ता है। जहां दूसरा जगह 100 रुपया लगेगा वहां 50 में काम हो जाएगा, और भैया काम भी ऐसा करके दे रहा है कि मतलब वाह वाह हो जा रहा है, गजब हो जा रहा है। तो ये है, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिएगा, इस किसका माइक अनम्यूट है। देन गाइस दूसरे लाइन में आइए। देन लेबर बेस्ड एडवांटेजेस शिफ्टेड टू साउथ कोरिया, देन टू मलेशिया, मैक्सिको एंड अदर नेशन। लेकिन समय के साथ क्या हुआ गाइस कि पहले तो चलो जापान में ये चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बट समय के साथ क्या हुआ कि ये जो एडवांटेज है लेबर का, ये चला गया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से मलेशिया, फिर मैक्सिको और फिर अदर देश। यानी जापान का कॉपी कर करके दूसरे देश ने भी क्या किया कि अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करने लगे, अच्छा मतलब जो सामान बनाते हैं अच्छा बनाने लग गए और कम दाम पे, लो कॉस्ट पे। तो इससे क्या हुआ कि जापान के साथ साथ साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको और भी कुछ ऐसे देश जिन्होंने मार्केट में अपनी जगह बना ली। चाइना ने क्यों जगह बनाया? आज मार्केट में देखते हो कि हमारे घरों में आसपास सब चाइनीज सामान है, क्योंकि चाइना ने गाइस जो चीज मार्केट में 1000 का मिल रहा है 500 में बेच रहा है, जो चीज मार्केट में 100 का मिल रहा है वो 5 रुपए का बेच रहा है। ऐसा ही किया ना। अब मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन जाइएगा 15,000 20,000, चाइनीज फोन लीजिएगा अभी भी 2,000 में स्मार्टफोन दे देगा वो आपको, 1,500 3,000 500, मतलब इतना सस्ता कर दिया कि घर घर में घुसा दिया। चाइनीज सामान ऐसे ही हुआ ना, एक समय पे चाइना ने इतना सस्ता बनाया सामान, इतना सस्ता बनाया कि हम सब चाइना के दीवाने हो गए, सबने चाइनीज सामान, अभी भी बिकता है। अब समय के साथ इंडिया समझ गया भाई भारत भी अब सस्ता बनाने लग गया, तो वो समय समय की बात है। तो उसी प्रकार से जापान को फॉलो करते हुए साउथ कोरिया, या आप मान लीजिए कि मलेशिया, मैक्सिको तथा अन्य देश, इन लोगों ने भी बाजार में अपनी जगह बना ली। आज की अगर हम बात करें, टुडे चाइना अपीयर्स टू बी कैपिटलाइजिंग बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे है, किसमें? मजदूर प्रोवाइड करने में। क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला भी आपको कि अब चाइना में क्या है ना कि इतना सस्ता, इतना मतलब प्रोडक्शन है वहां पे। आप देखिए ना, आप अपने घर पे ही देखो ना, आपके घर पे पक्का है कि जितने सामान आपने रखे हैं ना उसमें 10-20% 40% सामान चाइनीज है, चाइनीज सामान है। क्योंकि चाइना का सामान क्या होता है गाइस, सस्ता होता है। तो हम सोचते हैं चलो भाई काम चलाओ, काम काम ही तो चलाना है, कौन सा जिंदगी भर रखना है, चलो ले लेते हैं, है ना। तो चाइना आज के समय में गाइस लेबर के दृष्टि, अगर लेबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, संदर्भ में, तो चाइना अभी नंबर 1 चल रहा है कि सामान भी बनाता है और सस्ते पे बनाता है। तो मार्केट पे उसका एक डोमिनेंस है, आधिपत्य है। इसी के साथ ही साथ गाइस जो जापानीज फर्म है, जो जापान की बड़ी बड़ी कंपनी है, स्टिल रिमेन no longer sufficient for competitive advantage over manufacturer in others। आज के समय की अगर हम बात करें गाइस, तो जो जापान का जो मार्केट है, यानी जब भले ही चाइना अभी नंबर 1 पे है, इसमें कोई दुमत नहीं कि चाइना नंबर 1 है प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में, लेकिन अगर जापान की भी हम बात करें तो जापान आज भी मार्केट में बना हुआ है। आज भी जापान का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से संबंधित जितने उपकरण है, आज भी हम लोग ट्रस्ट करते हैं भाई जापानी मेड है मतलब अच्छा होगा, चाइना मेड पे विश्वास नहीं करते।
हम कहते हैं ना चाइनीज सामान है क्या, चाइनीज का मतलब क्या है, मतलब कि यूज करो और फेंको। चाइनीज सामान का कोई भरोसा होता है क्या? जो चाइना बेस्ड सामान होता है वो घर लाइएगा खराब हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जापान का जो सामान है मेड इन जापान, उसका बहुत भरोसा है, उसकी गारंटी होती है, वारंटी क्या भाई, अगर जापानी प्रोडक्ट है तो हो सकता है 2 साल 3 साल चले अच्छे से। तो आज भी जापान का वो ट्रस्ट मार्केट में बना हुआ है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सामान है ना, आज भी हम लोग जापान का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, आज भी वो जापान ने अपनी जगह बना रखी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेबर फोर्स की बात करें, मजदूर की बात करें, तो लेबर फोर्स इज नो लॉन्गर सफिशिएंट फॉर ओवर। लेकिन लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो जापान अब बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि पहले क्या था ना, जापान में गरीबी बहुत थी, तो जापान में क्या होता था ना, सस्ता लेबर मिल जाता था, जैसे भारत में भी मिल जाता है। भारत में देखते हो, भारत में इतनी बेरोजगारी है कि जो काम आपको 2000 में करना चाहिए उसको 500 में करने के लिए लोग तैयार हैं। जहां पे आपको, मान लो आप कहीं जाइएगा जॉब करने के लिए, वहां पे आपको मिलना चाहिए 1 लाख रुपया, तो उसी काम को लोग 40,000 में करने के लिए तैयार हैं। आपको करना है करिए, नहीं तो जय सिया राम जी की ये स्थिति है, क्योंकि इतनी आबादी है, 150 करोड़ का देश है, 150 CR का देश है। जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम करने वाला 50 खड़ा है, मुझे इस काम करने का मान लो 50,000 मिलना चाहिए, तो भैया इसी काम को हो सकता है मेरे से अच्छे या मेरे जैसा ही उसी काम को 20,000 में करने वाला 15 खड़ा है। तो आपको करना है करिए, नहीं तो समझ ही रहे आप। तो यही हालत पहले जापान का था, लेबर तो अच्छा था, लेकिन लेकिन समय के साथ क्या होगा कि चाइना ने उसको पीछे कर दिया, क्योंकि चाइना में भी वही बात है, चाइना देखो ना इतनी आबादी वाला देश है, तो सब वहां प्रोडक्शन बहुत है। इसके बाद लाइन में सच पर ये जो लेंस है देखो, just स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, अब दिख। एक सेकंड वेट कीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? अचानक से क्या हो गया? स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? जी सर, दिख रहा है।
जी सर, दिख रहा है। यस सर, विजिबल है। अभी दिख रहा है गाइस? इज इट विजिबल? यस सर, दिख रहा है। चलिए यस सर। ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है लेबर के मामले में मजदूर भी ज्यादा दे देता है क्योंकि आबादी ज्यादा है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो काफी अच्छा डोमिनेंस यानी काफी अच्छा एक आधिपत्य उसने स्टैब्लिश कर लिया है, स्थापित कर लिया है पूरे विश्व में। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस आगे हम पढ़ते हैं। टुडे अ ह्यूज नंबर ऑफ आईटी एंड सर्विस जॉब्स आर मूविंग फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका टू इंडिया, सिंगापुर एंड लाइक कंट्रीज विद रिलेटिवली वेल एडुकेटेड लो कॉस्ट वर्क फोर्सेस पोजेसिंग टेक्निकल स्किल्स। आज के समय में क्या हो गया ना कि जो आईटी से संबंधित जॉब्स हैं, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर से संबंधित जो जॉब्स हैं, वो क्या हो गया ना कि अब इंडिया, सिंगापुर ऐसे देशों में आप देखिए ना कि इंडिया में नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बेंगलोर, पुणे, यहाँ पे कितने सारे आईटी कंपनीज आ गए जो भारत के नहीं है, अमेरिका के हैं, लंदन के हैं, जापान के हैं, वो भारत में आके काम कर रही है, हम लोगों को जॉब मिल रहा है। तो आज के समय में क्या हो गया गाइस कि आईटी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में यूरोप और अमेरिका से ज्यादा अब इंडिया में कंपनी आ रही है, सिंगापुर में कंपनी आ रही है, मलेशिया यानी हमारे भारत के आसपास जो देश है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है गाइस कि हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर, आप देखते हो कितने सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, लाखों लाख बच्चे हर साल इंजीनियर बन रहे हैं। और वही बात है गाइस कि कोई मान लो इंजीनियर बन गया, पढ़ ली उसने 4 साल इतना फी लगा के, उसके बाद मान लो उसको उसको किसी काम को 2 लाख उसको महीने में, या एक अच्छा जहां उसको 1 लाख मिलना चाहिए वहां उसको 15,000 मिल रहा है, और वो कर रहा है काम क्योंकि मजबूरी है उसकी। जहां पे जिस काम के लिए उसको किसी अमेरिका में 1 लाख मिलेगा, वो भारत में हो सकता है नोएडा में 15,000 मिले। फिर भी उसकी मजबूरी है, क्यों? क्योंकि वो नहीं करेगा तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो नहीं करेगा तो 50 खड़ा है करने के लिए। इतने लोग हर साल भारत में इंजीनियर बनते हैं, भारत में इतने लोग हर साल इंजीनियर बनते हैं कि आप नहीं करिएगा तो कोई और खड़ा है करने के लिए। ऐसे में हमें लगता है चलो भाई कुछ तो मिल रहा है ना, समथिंग इज बेटर देन, चलो शुरू करते हैं। तो यही कारण है गाइस कि जो बाहर के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, अमेरिका या यूरोप के जो वो भारत आके अपना कंपनी खोल रहे हैं। क्यों? क्यों गाइस? जहाँ पे वहां पे अगर वो कंपनी चलाएंगे तो वहां पे उनको सैलरी ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे लेबर भी इतने पढ़े लिखे होते हैं, हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं इतने पढ़े लिखे हैं और कम से कम पैसा पे काम कर रहे हैं। यही कारण है ना कि भारत में आज आईटी कंपनी इतना आ गया, सिंगापुर में आ गया, या भारत के जो पड़ोसी आसपास देश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, बट कम पैसे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नौकरी नहीं है तो भाई चलो जो मिला वही सही है ना। However, as educational levels and technical skill continue to rise in other countries, India, Singapore, and like nation enjoying labor-based competitive advantages today are likely to find such advantage cannot be sustained through emergence of new competitors. लेकिन गाइस ये हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय, चलो अभी तो चलो भारत का मतलब हे डेज चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं कि भाई इतने सारी कंपनीज आ रही हैं, हमारे नौजवानों को जॉब मिल रहा है, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बेंगलोर, पुणे और ऐसे तमाम शहर जहाँ इतने सारे लाखों की संख्या में कंपनीज और ये सब चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से विश्व के और भी जो देश हैं वो भी तो अपने आप को समय के साथ तैयार कर रहे हैं ना। तो ऐसे में गाइस आने वाले समय में अगर हम बात करें, है ना, आने वाले समय में अगर हम बात करें गाइस तो ये चीजें क्या होंगी ना, आसान नहीं होंगी। क्योंकि अब क्या है कि और जो जो अदर कंट्रीज हैं, है ना, जो अदर कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रही है, बेहतर करने में लगी हुई है। ठीक है, वो भी अपने आप को बेहतर करने में लगी हुई है। तो ऐसे में क्या है कि मार्केट में नए कंपटीटर हर दिन आ रहे हैं, तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, समय के साथ बेस्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो हर दिन नया कंपटीशन आ रहा है। जैसे हम आप आपस में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही देश में भी कंपटीशन है। अगर भारत में मान लो कि लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगा तो कंपनी क्या होगा, यहाँ से बंद होकर कहीं और चला जाएगा, जहां उसको सस्ता मजदूर मिलेगा वहां चला जाएगा ना। तो ये चीज है। हाफ टर्म ऑफ कैपिटल फॉर सेंचुरीज, द डेज ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड लेटर इवन पेपर मनी रेस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल फ्लोज।
Subsequently, regional concentration were formed where large bank, industry and market coalesced. ठीक है, जैसे एक समय में अगर हम पुराने समय की बात करें गाइस, तो एक समय में क्या था, गोल्ड कॉइन चलता था। जब राजा महाराजा ऐसे 500-700 साल पहले गोल्ड कॉइन चला करता था। फिर गोल्ड कॉइन के बाद क्या हुआ, पेपर मनी आ गया, कागज का पैसा आ गया। अब देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लग गया। तो समय के साथ क्या होता है ना, कि समय बदलता है तो मोड ऑफ पेमेंट भी बदलता है। आज से 1000 साल पहले पेपर थोड़ी ना चलता था, बार्टर सिस्टम था, फिर गोल्ड कॉइन चला, फिर किसी ने पेपर, तो मोड ऑफ पेमेंट भी बदला है समय के साथ। उसी प्रकार से कंपटीशन भी जो है वो जो है बदलता है। ठीक है, कैपिटल का फ्लो भी जो है वो भी बदलता है। ठीक है, ग्लोबल कॉमर्स नो लॉन्गर रिक्वायर रीजनल इंटरेक्शन अमॉन्ग बिजनेस प्लेयर्स। Regional capital concentration in places such as New York, London, and Tokyo still persist, but the capital concentrated there is no longer sufficient for competitive advantage over other capital is distributed worldwide. तो अगर हम कैपिटल मतलब क्या होता है गाइस, पैसा। अगर हम कैपिटल की बात करें, पैसे की बात करें, तो आज भी न्यूयॉर्क में, लंदन में, या जापान की राजधानी टोक्यो में आज भी यहाँ पे पैसा बहुत है। यहाँ पे जो कैपिटल है, जो अमाउंट, जो मनी है, वो काफी ज्यादा है ना। लेकिन अब क्या हो गया गाइस, कि समय के साथ कंपटीशन इतना बढ़ गया ना, कि अब क्या है, सबके पास पैसा हो गया है, सारे देश अमीर हो रहे हैं, अब सब अपना अपना बिजनेस करने लग गया। तो एक जमाने में जो गाइस इन लोगों का डोमिनेंस होता था, न्यूयॉर्क का, लंदन का, टोक्यो का, जापान का, ये डोमिनेंस धीरे धीरे क्या होगा, खत्म। क्योंकि गाइस अब क्या है कि जो देश गरीब था वो भी बिजनेस करके अपना कैपिटल बना रहा है, वो भी पैसा बना रहा है। तो ऐसे में सब देश अमीर हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या है ना, कि अब ऐसा कठिन है कहना भाई कि किसी एक कंट्री का डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पे, ऐसा नहीं है। सभी अपने जगह पे मेहनत कर रहे हैं, सभी पैसा बना रहे हैं। सो ओनली इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कंबाइन, इंटीग्रेट एंड अप्लाई इट्स रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव मैनर that is not readily imitable by competitor can such an organization enjoy competitive advantage sustainable over time. आज के समय की अगर हम बात करें गाइस, तो ऐसा देश जिसको गाइस ये पता है कि वो अपना लैंड, लेबर, कैपिटल और आईटी, आपको बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पहले चाहिए जमीन, फिर चाहिए मजदूर, फिर चाहिए पैसा, और फिर चाहिए टेक्नोलॉजी। यानी जमीन, मजदूर, पैसा और टेक्नोलॉजी, ये चार चीज का अगर आपको अच्छा यूज करना आता है, ऐसा यूज कि पैसा भी कम लगे और फायदा ज्यादा हो, आम खर्चा कम हो और आमदनी ज्यादा, इस तरह का अगर हो, तो आप क्या है कि अभी भी मार्केट में रूल कर सकते हो। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली तरीके से यूज कर रहे हो। तभी तो आप मार्केट पे गाइस अपना डोमिनेंस बना के रखेंगे ना। अदरवाइज क्या है कि कोई दूसरा आप पे एज ले लेगा, दूसरे को करने लग जाएगा। अब लास्ट पैरा में आइए, क्या कह रहा है कि इन अ नॉलेज बेस्ड थियरी ऑफ द फर्म, दिस आइडिया इज एक्सटेंडेड टू व्यू ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एज अ रिसोर्स विद एटलीस्ट द सेम लेवल ऑफ पावर एंड इंपॉर्टेंस एज द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इनपुट्स। अगर हम नॉलेज बेस्ड थ्योरी की बात करें, ज्ञान, अगर ज्ञान आधारित बातें हम करें, तो कहीं ना कहीं गाइज हमें इकोनॉमिक इनपुट को भी ध्यान में रखना है, पावर को भी। क्योंकि इकोनॉमिक इनपुट का मतलब क्या है गाइज, कि आर्थिक, कि आपको कितना मुनाफा हो रहा है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी आपने इंडस्ट्री लगाई है, तो उसका आपका इकोनॉमिक इनपुट यानी आर्थिक आपको क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपका नॉलेज बहुत मायने रखता है। अगर आप मान लो कोई कंपनी चला रहे हो और आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप कंपनी नहीं चला पाएंगे ना। अगर आप कोई कंपनी चलाते हो तो आपको उसके बारे में ज्ञान भी तो होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं चला पाएंगे, बंद हो जाएगा आपका कारखाना। तो आज के समय में नॉलेज बेस्ड बड़ा आवश्यक, कि नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी आज, भले ही उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन नॉलेज बहुत है, अनुभव बहुत है। मान लीजिए कि अंबानी इतना बड़ा इंडस्ट्री चलाता है, तो आपको क्या लग रहा है मूर्ख है वो? अंबानी के पास बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, अडानी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, उसको पता है भाई कैसे काम करना है, क्या करना है। भले उसके पास डिग्री नहीं है मास्टर्स और पीएचडी की, वो 12th पास है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस इतना है कि मतलब हमारे आपके जैसा हजारों पीएचडी वाला उसके अंदर काम करता है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें नॉलेज बेस्ड ज्ञान होना भी गाइस, अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो ये भी आज के समय में मायने रखता है। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जितना आपके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, ज्ञान होगा आज के समय में, उतना आप अपने आप को क्या कर सकते हैं गाइस, बेहतर बना सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। चाहे वो इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, सॉफ्टवेयर हो, मिलिट्री से संबंधित जो सामान बनता है ना। तो ये चीज आज के समय में बड़ा जरूरी हो गया कि नॉलेज बेस्ड, कि जिसके पास ज्ञान है वो क्या कर सकता है, अपना इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है, इंडस्ट्री चला रहा है।
जैसे सेमीकंडक्टर है, कंसीडर सेमीकंडक्टर, जैसे कंप्यूटर का जो चिप बनता है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर का चिप बनता है, which are made principally of sand and metal. These ubiquitous and powerful devices are designed within common office building using commercially available tools and fabricated within factories in many industrial nations. Hence, land is not the key competitive resource in the semiconductor industry. गाइस कुछ इंडस्ट्री ऐसे है ना जहाँ पे लैंड बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया कि टेक्निकली सब काम हो रहा है, हम लोग आईटी से मतलब कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह कई बार ऐसा हो रहा है कि कई सारे ऐसे कंपनी है जिसको ऑफिस की जरूरत नहीं है, उसको ये जरूरत नहीं है कि कोई इसको ऑफिस मिले, लैंड मिले, वो अपना वहां बनाए, घर से ही काम करो ना। तो ऐसे भी कुछ इंडस्ट्री हैं जो कि क्या हो रहा है आज के टाइम पे बिना लैंड के भी मार्केट में अब रूल कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू, आईटी के थ्रू। तो समय बदला, काम करने का तरीका बदला। पहले के समय में जो कंपनीज होती थी उसको लैंड चाहिए ही चाहिए, तब ना वो अपना इंडस्ट्री बनाएगा। आज के समय में आईटी सेक्टर में क्या है, अगर उसके पास अपना ऑफिस नहीं भी है तो घर बैठे काम करो, कहीं से भी काम करो, कंप्यूटर पे काम करना है। तो ये भी चीज समय के साथ कई सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें हम ऐसे बनाते हैं जिसमें आपको लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना लैंड के भी आप मार्केट में अपनी एक जगह बना सकते हो। कई सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, ऐसा उत्पादन होता है जहां पे बिना जमीन के भी आप अपने आप को ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिला जुला के गाइज ये गद्यांश था। यानी इस गद्यांश में हमने किस किस चीज की बात की, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमने लेबर पे फोकस किया, लेबर माने मजदूर। और हमने ये पाया कि जापान एक समय में मतलब लेबर के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा था, मतलब लेबर भी सस्ते में मिल जाता था और क्वालिटी भी अच्छी मिलती थी, अच्छा सामान भी बनाता था, तो मार्केट में बड़ा नाम था जापानी प्रोडक्ट का। समय के साथ सिंगापुर, मैक्सिको, भारत ऐसे देशों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सबके बावजूद चाइना आज भी डोमिनेंट है। चाइना जो है आज भी सस्ता सामान बनाता है और अच्छा क्वालिटी का बनाता है, तो चाइना आज भी सुपर पावर है उत्पादन के मामले में, क्योंकि वहां लेबर भी सस्ता है और सामान भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आज के समय में गाइस कंपटीशन क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत मायने रखता है कि लो लेबर कहाँ मिलेगा। तो क्योंकि जैसे भारत जैसा देश है, भारत देश में क्या है कि लेबर बहुत सस्ता है, आपको पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे एकदम सस्ता में काम करवा लीजिएगा आप, मतलब हाई क्वालिफाइड व्यक्ति जो है सस्ते में काम करने के लिए तैयार है, वो भी 10-10 घंटा काम कर देगा आपको। अगर किसी को जॉब कराइएगा 9 घंटा 10 घंटा, मतलब कम से कम पैसे में। तो और क्या चाहिए, कंपनी वालों को यही चाहिए, कम पैसे में काम करके दे दो। तो इसलिए भारत आती है बड़ी बड़ी कंपनी, या सिंगापुर जाती है, मलेशिया जाती है, यही कारण है। इसके साथ साथ लास्ट पैराग्राफ में था नॉलेज बेस्ड थियरी। कुछ ऐसे बिजनेस हैं गाइस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसी मैन्यू जहाँ पे नॉलेज बहुत मायने रखता है, जहाँ पे गाइस क्या है कि नॉलेज, आपके नॉलेज के बेस पे आपका कंपनी चलेगा। नॉलेज कितना है आपको, अगर आपको नॉलेज है तभी आप मार्केट पे रूल कर पाएंगे, नॉलेज नहीं है तो आप वो बिजनेस नहीं चला पाइएगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जहाँ पे नॉलेज आज के समय में बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन बताइए। अब आप क्लियर है गाइस, पैसेज आ गया थोड़ा समझ क्या बात कर रहा है, पैसेज आया कुछ समझ। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि विच कंट्री एंजॉयड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर डिकेड। इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने दशकों तक ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल एंड ऑल, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे दशकों तक अपना डोमिनेंस बनाए रखा। पहला लाइन में ही था आंसर इसका। जापान सर। देखो पहला लाइन में ही देखो लिखा हुआ है, पहला पहला सेंटेंस पढ़िए। इन टर्म ऑफ लेबर फॉर डिकेड द लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी ऑफ जापानीज वर्कर कंसिडरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अक्रॉस ड्यूरेबल गुड एंड कंज्यूमर। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ब्रैकेट में देखिए, मशीनरी, ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में देखिए मशीनरी, ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, यानी ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जापान ने दशकों तक, दशकों मतलब मोर देन 10 ईयर, मोर देन 20 ईयर ऐसे उन्होंने अपना आधिपत्य बनाए रखा। तो जापान बहुत आसान है, पैसे समझ जाने के बाद आसान है करना। इसका आंसर बताइएगा इस, वाई लेबर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन आईटी एंड सर्विस सेक्टर। गाइस ये जो लेबर बेस्ड एडवांटेज, भारत के पास क्या एडवांटेज है कि हमारा लेबर बहुत है, हमारे पास काम करने वाले लोग बहुत हैं, उसके पास काम नहीं है, मतलब जितना लेबर चाहिएगा उतना मिल जाएगा। भारत में 50 लेबर चाहिएगा 100 अवेलेबल है। तो आज के समय में ऐसा क्यों है कि लेबर बेस्ड एडवांटेज जो इंडिया और सिंगापुर के पास है वो आईटी और सर्विस सेक्टर में सस्टेन नहीं कर सकता भैया, क्योंकि आईटी सेक्टर में तो ऐसे लोग चाहिए जो जिसको टेक्नोलॉजी आए, जिसको कंप्यूटर आए। फिजिकल लेबर का जमाना चला गया,
कुदाल और हल चलाने का जमाना चला गया शारीरिक बल का, अब तो दिमागी बल और टेक्निकल बल चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है गाइस कि भारत जैसा देश आज के समय में पिछड़ रहा है, खास करके आईटी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में? क्या कारण है? पहला ये कि हमारा स्किल बहुत कम है, हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। स्किल हमारा मतलब ऐसे वर्कर हैं जिसका कौशल नहीं है। दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी आज के समय मार्केट में आ रही है जो बहुत महंगी है, तो भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब महंगा महंगा टेक्नोलॉजी ला सके। या फिर तीसरा कि मार्केट में बहुत सारे नए देश आ गए ना, मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत आ गए। भारत के साथ साथ ऐसे कई देश हैं जो मतलब कि लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। और चौथा कि बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लेबर एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई लेबर बेस्ड जो अब क्या हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा लेबर चाहिए, आईटी सेक्टर में लेबर ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि 50 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर रहा है। एक कंप्यूटर आने से क्या हुआ कि 50 आदमी का काम तो एक कंप्यूटर कर दे रहा है, तो लेबर ज्यादा नहीं चाहिए, लेबर एक ही चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए भैया जो स्किल हो। तो ऐसे में कौन सा आंसर ठीक है, क्या लगता है आपको? क्यों भारत और सिंगापुर जैसा देश आईटी और सर्विस सेक्टर में सस्टेन नहीं कर पा रहा, टिक नहीं पा रहा? New competitors. हाँ, बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। पहले का समय अलग था गाइस, पहले, अब क्या है कि हर देश अब कमा रहा है, हर देश बढ़ रहा है ना, सभी देशों के पास इतने लेबर आ गए, तो बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। इसका आंसर बताइएगा गाइस, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल ओवर टाइम? कि कोई भी संस्था है, मान लेते हैं कि कोई भी संस्था है, वो कैसे बहुत लंबे समय तक एक कंपटीशन बना के रख सकता है मार्केट, यानी अपना अस्तित्व बना के रख सकता है लंबे समय तक? जैसे टाटा है, टाटा आज से 100 साल पहले भी था, अभी भी है। रिलायंस आज से 100 साल पहले भी था, अभी भी है। तो ऐसा कैसे आप कोई कंपनी कर सकता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, संगठन एक लंबे समय तक कैसे मार्केट में सस्टेनेबल मतलब टिका रह सकता है? कैसे? कैपिटल फ्लो के थ्रू, कि भाई पैसा मार्केट में वो रोटेट करता रहे, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता रहे, क्या ऐसे? या फिर रीजनल इंटरेक्शन अमॉन्ग बिजनेस, यानी कि आप अलग अलग बिजनेसमैन के साथ अपना इंटरेक्शन करते रहो, रिलेशन बनाते रहो, क्या ऐसे आप टिक सकते हो? या फिर बड़े बड़े बैंक बनाने से, बड़े इंडस्ट्री बनाने से, बड़े बड़े मार्केट बना देने से, क्या ऐसे? या फिर बाय इफेक्टिव यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यानी गाइस कि जो हमारे पास मशीनरी है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसका उसका अच्छे से अगर आप यूज करोगे, अच्छा यूज करोगे तो लंबे समय तक। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको यूज करने से आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं, टाटा रिलायंस की तरह? इसका भी आंसर गाइस चौथा ही होगा, क्योंकि आज के समय में वही हो गया ना, जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करेगा, जिसको पता है कि किसका यूज कैसे करना है, आप अच्छे से यूज करिएगा, आपका कंपनी चलता रहेगा। ठीक है, तो चीजों को यूज करना आना चाहिए, ये जरूरी है। इसका आंसर बताइएगा इस, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन स्पेसिफिक मार्केट? क्या चीजें जरूरी हैं मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि आप अपने आप को बनाए रखें, उसके लिए क्या जरूरी है? इन चारों में से इसका आंसर बताइए। आपका मार्केट में अस्तित्व बना रहे, इसके लिए इन चार में से क्या जरूरी है? सबसे जरूरी क्या है? आपके पास पैसा हो, कैपिटल माने पैसा हो आपके पास अपनी बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, या आपके पास नॉलेज हो, नॉलेज, या फिर आपके पास मेटल मतलब की Knowledge. वस्तु? Knowledge. सर ऑप्शन नंबर 3 हाँ, सुपीरियर नॉलेज। लास्ट पैराग्राफ में था ना नॉलेज ड्राइवन, कि आज के समय में ज्ञान जरूरी है भैया। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो आज का समय तो ज्ञान का है। ज्ञान रहेगा तो मार्केट में टिकोगे, नहीं ज्ञान रहेगा तो आउट ऑफ द मार्केट हो जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए, दिस पैसेज मेंशन अबाउट द, ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? ये जो पूरा पैसेज था ये किसके बारे में बात कर रहा है? ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो के बारे में, ये पूरे पूरे विश्व में जो आजकल बिजनेस चल रहा है, फाइनेंस, पैसा कैसे, उसके बारे में बात कर रहा है? या फिर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यानी कि ऐसा बात कर रहा है भाई कि अब कोई कंपटीशन रहा ही नहीं, कोई कंपटीशन अब रहा ही नहीं मार्केट में, क्या ऐसी बात कर रहा है? या फिर रीजनलाइजेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि ऐसा बात कर रहा है भाई कि जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, बड़े लोग, क्या वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए, वो अब दूसरे देशों में नहीं जाना चाहते, जहां पे है वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या ऐसा है? रीजनलाइजेशन हो गया, केंद्र हो गया। या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इनकॉम्पिटेंट, यानी कि जो बड़े बड़े संगठन है वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं रहे, उतना काम करने की अब उनमें क्षमता नहीं रही, अब वो इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, किस बारे में ये पैसेज बात कर रहा है? Option number 8. एक ही होगा, क्योंकि देखो दूसरा तो गलत है गाइस, दूसरा ने, बाकी तीनों नेगेटिव पॉइंट्स हैं।
इस पैसेज में तो बल्कि कंपटीशन की बात हो रही है कि भैया देखो कंपटीशन कितना बढ़ गया, एब्सेंस की बात तो हो ही नहीं रही, इसका उल्टा हो रहा है। तीसरा भी वही है कि कैपिटलिस्ट एक जगह फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो पूरे विश्व पे फोकस है, जहां सस्ता सामान मिल रहा है वहां पे बड़े बड़े पूंजीपति जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो पहला जो है ग्लोबल फ्लो, कि पूरे विश्व में आज के टाइम में कभी जापान, कभी सिंगापुर, कभी भारत, कभी मलेशिया, कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क, कभी चाइना, तो कभी साउथ कोरिया, तो बिल्कुल ग्लोबल एक फ्लो की बात चल रही है इस पैसेज में। ठीक है, लास्ट आंसर बताइए गाइस कि व्हाट डज द ऑथर ले स्ट्रेस, यानी कि इस पूरे पैसेज में जो लेखक है उसका किस पे ज्यादा केंद्र है, मतलब किस पे ज्यादा बल है, इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे ज्यादा बल दे रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है। पहला इंटरनेशनल कॉमर्स, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या कॉमर्स बिजनेस चल रहा है, क्या इसके बारे में, या फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, क्या ऐसी बातें हो रही है, या फिर कैपिटल मैनेजमेंट कि भाई पैसा को कैसे मैनेज किया जाए, क्या इसके बारे में बात हो रही है, या फिर नॉलेज ड्राइवन कॉम्पिटिटिव कि भाई आज के टाइम में जिसके पास नॉलेज है वो मार्केट पे रूल करेगा, नॉलेज ड्राइवन, तो किस बारे में ऑथर विशेष कर फोकस कर रहा है। वैसे तो चारों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन चारों में से जिसके बारे में ऑथर ज्यादा हाईलाइट कर, सर ऑप्शन नंबर 4। नॉलेज ड्राइवन। ऑप्शन नंबर 4 ऑब्वियस सी बात है गाइस, क्योंकि देखो जो लास्ट पैराग्राफ है आप देखिए, लास्ट पैराग्राफ में गाइस यही बात ही किया है, देख लो आप, इन अ नॉलेज बेस्ड थ्योरी, इन अ नॉलेज बेस्ड, यानी गाइस ज्ञान की बात कर रहा है जो आज के समय में बहुत जरूरी है। अब वो जमाना चला गया गाइस जिसमें हम शारीरिक बल करते थे, हल चलाते थे, कुदाल चलाते थे, खेती करते थे, वो जमाना चला गया। अब जमाना इसका है जिसके पास दिमाग है वो पैसा कमा रहा है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना रहा है, जिसके पास दिमाग नहीं है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। शारीरिक एक समय था जब शारीरिक बल से चीजें होती थी, आज के टाइम में शारीरिक बल ज्यादा होगा तो क्या कर लीजिएगा आप, ज्यादा से ज्यादा आपको गार्ड बना देगा, कहीं पे सुरक्षा कर्मी बन जाइएगा और क्या, लेकिन दिमाग से तेज रहिएगा तो आज के समय में ज्ञान का ही है, जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना ग्रो कर रहा है ना, तो नॉलेज पे ज्यादा ये फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये पैसेज है गाइस, ये देखिए इसमें एक और पैसेज है तो ये आप कर लीजिएगा। तो ये आज हमारा था, ये वाला जो पैसेज था गाइस मैं इसको टफ में ही मानता हूँ, क्योंकि ये पैसेज 2016 में आया था एग्जाम में, 2000 और मैक्सिमम लोगों ने ये नहीं किया था, फिर भी आपने इसको समझा और किया, इसलिए मैंने थोड़ा जटिल पैसेज ही लाया था आपके लिए, क्योंकि इसमें इकोनॉमी की बात, अच्छा यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कम बच्चे हैं तो हमें इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा, तो जिसका नॉलेज आपको नहीं है वैसा गद्यांश आप कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे लिए टफ ही है। कोई ऐसा पैसेज होता है जो लिटरेचर बेस्ड होता है या सोसाइटी बेस्ड तो आसान होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स ग्लोबल फ्लो के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, फिर भी हमने किया, तो ऐसा पैसेज आता है। तो इसमें यही है गाइस कि पैसेज पढ़िए, कीवर्ड्स नोट करिए, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े पैसेज, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो एक ही बार पढ़िए और पढ़ते पढ़ते कीवर्ड को क्या करिए, लिखते चलिए, क्योंकि कंप्यूटर है हाईलाइट तो कर नहीं सकते, पहले क्या था कि ऑफलाइन होता था तो हम लोग हाईलाइट कर लेते थे, अब क्या हो गया कि स्क्रीन पे थोड़ी ना हाईलाइट कर पाइएगा, तो पेपर मिलेगा उस पर कीवर्ड लिख लो 15-20 इंपॉर्टेंट, और तब जाके जब क्वेश्चन करिएगा तो आंसर फटाफट होने लग जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा अच्छा इसका आंसर तो यहाँ है। तो ये एक अच्छा तरीका है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया, अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है, जब भी समय मिले, बोर हो रहे हैं कोई काम नहीं है, चलो भाई एक पैसेज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, काम नहीं है क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना है, एक पैसेज बना लिए, आधा घंटा निकल गया, कुछ नॉलेज भी हो गया। तो ऐसा अगर आप डेली बेस पे नहीं, ऑल्टरनेट हफ्ता में भी 4-5 पैसेज बना लीजिएगा, वैसे तो डेली बनाना चाहिए आपको, बट अगर आप हफ्ते में भी 4-5 पैसेज तो आप बहुत है, बहुत नॉलेज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा, पक्की बात है ये। और वही मैं आपको कह रहा हूँ 5 दूनी 10 नंबर, कॉम्प्रीहेंशन और डीआई, कॉम्प्रीहेंशन और डीआई ये दो ऐसे मतलब हैं टॉपिक्स जहां से 10 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन इसका कॉम्प्रीहेंशन का और 5 क्वेश्चन डीआई का, तो ये दोनों तो मतलब आपको करके जाना है कि हम मतलब इसका आंसर करें, क्योंकि 10 दूनी 20 नंबर आप स्कोर कर लीजिएगा तो आपका वैसे भी नेट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये सब में गलती करके आते हैं, मैक्सिमम लोग या तो गलती करते हैं छोड़ देते हैं, ये टाइम टेकिंग है ना। तो ये जान के चलिए कि जितने लोग एग्जाम देंगे ना, मैक्सिमम लोग कॉम्प्रीहेंशन और डीआई या तो छोड़ देंगे या तो गलत करके आएंगे, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्प्रीहेंशन और डीआई को अच्छा करके आते हैं, इसलिए नेट हमारे यहाँ पे हो जाता है ज़्यादातर बच्चों का, क्योंकि मैं इस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आप सॉलिड नंबर आपको मतलब 5 दूनी 10
ऐसे बड़े नंबर आपको मिल जाएंगे ना आसानी से। तो इसलिए ऐसे टॉपिक को कभी भी इग्नोर नहीं करना है जहां पे हमें फ्री में नंबर मिल रहा है। 5 दूनी 10, एक बार में 10 नंबर, आप समझ रहे हैं दूसरों से आप कितने आगे निकल जाइएगा 10 नंबर आपको अगर आ गया तो इसलिए गाइज ऐसे टॉपिक पे विशेष आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 5 कॉम्प्रिहेंशन और डीआई भी अभी मैं शुरू करूंगा कुछ दिनों में, 1 हफ्ते में। तो 5 डीआई, ये 2 आपका बेड़ा पार लगाएगा नेट का। ये 2 अच्छे से कर लीजिएगा तो नेट आप वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरों से आप आगे चले जाएंगे ना। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए। ये पीडीएफ मैं अभी भेजूंगा ना आपको, तो इसमें एक और कॉम्प्रिहेंशन है, वो होमवर्क में करके और भेजिएगा ग्रुप पे, उसका आंसर भेज दीजिए।